वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज हम यहां पर पढ़ेंगे वीड खरपतवार के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जो खरपतवार हैं यहां से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से आपके यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको वीड के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। आपकी जो 12th क्लास की एग्रीकल्चर की बुक है उसके अंदर भी चैप्टर नंबर जो 4 दिया हुआ है, आपका वीड दिया हुआ है, खरपतवार दिया हुआ है। यहां पर अगर मैं बात करूं 12th क्लास में, तो 12th क्लास में 3 नंबर का ये चैप्टर है आपका जो खरपतवार जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये 3 मार्क्स का है। मतलब अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसका मतलब है कि आपके 3 नंबर सिक्योर हो गए। हम बात करें जेट, आईसीआर, बीएचयू, यूपी के टेट एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, इनमें भी यहां से आपके क्वेश्चन पुटअप होता है। अगर मैं बात करूं जेट की तो 4 नंबर का मामला है, एक क्वेश्चन आपका आता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना, अच्छे से समझते हुए चलना। काफी बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। और सबसे बेस्ट मेथड है कि आप एक नोटबुक लेकर जरूर बैठे। मतलब बिल्कुल जैसे 12th वाले बच्चे भी जो देख रहे हैं अपने नोट्स बनाते हुए चले, आप एक रजिस्टर लेकर बैठे, आपको पूरा नोट करवाऊंगा बिल्कुल डिटेल में, चाहे मैं टाइम लग जाए लेकिन पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जितने भी इसके टॉपिक है, सब टॉपिक को सारे के सारे मैं इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। कितने वीडियो में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा जो वीड है, वीड साइंस जो है खरपतवार, तो ये काफी बड़ा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ऐसे तो 30 मिनट में भी हम वीड को पढ़ सकते हैं शॉर्ट में, बट यहां पर हम बात करेंगे डिटेल में। भाई हमें सीखना है, याद करना है, और याद यहां पर मैं आप लोगों को करवाऊंगा। बस आप निश्चिंत होकर वीडियो पर आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा जो फोकस है वो कमेंट सेक्शन में लगा हुआ है, आप उसमें पूछ रहे हो पूजा जी कहां से हो, पूजा जी आप कौन सी कोचिंग में जाते हो, हेलो सुनीता। इस तरीके से अगर आपका पूरा ध्यान वहां पर है ना, तो आप कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का, क्योंकि फिर आप में वीडियो में से आपने आधा पढ़ा है, आधा नहीं पढ़ा है। इसलिए आपका फोकस कमेंट पे ना होकर आपका पूरा का पूरा फोकस कहां पर होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कितने टॉपिक में हमारा ये जो वीड है ये कंप्लीट होगा। यहां पर आपके जो टॉपिक है वो है, एक तो सबसे पहला टॉपिक वीड, कि वीड क्या है। इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे इसकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा देखेंगे, एग्जाम्पल हम यहां पर देखेंगे। आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड, वीड की क्या विशेषताएं हैं। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं, ये दोनों टॉपिक हमारे एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आज मैं आपको इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करवा दूंगा, एक तो वीड कंप्लीट करवा दूंगा और इसकी विशेषताएं आपको बता दूंगा। अगला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन मेजर टॉपिक है। मतलब वीड के अंदर फिर मेजर टॉपिक है क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहां पर 4-5 तरीके का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। उनके साइंटिफिक नेम भी याद करेंगे, सब कुछ उनकी जितनी विशेषताएं हैं वो सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो करीबन इसके लिए हमें 2 वीडियो लेक्चर चाहिए। 2 लेक्चर हमारे यहाँ पर होंगे क्लासिफिकेशन के। और हम बात करें यहाँ पर लॉसेस कॉज्ड बाय वीड, वीड से क्या क्या हानियां होती है। भाई हानि होती है वीड से, ठीक है ना, तो यहाँ पर हानियां हम देखेंगे। और अगला आता है टॉपिक बेनिफिट ऑफ वीड, और लाभ हम देखेंगे। तो ये जो लाभ और हानि है ये आपके एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें वीड डिस्पर्जल, की वीड जो है एक तरीके से कैसे फैलता है, तो इसका भी हमें एक वीडियो लेक्चर चाहिए एक, या हम इसको इसके साथ में कर देंगे क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। वीड मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें कि ये कैसे, मतलब अपनी जनसंख्या में वृद्धि कैसे करता है, प्रवर्धन कैसे करता है, इसमें जनन कौन सा होता है, वो सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा एक वीडियो लेक्चर हमें इसके लिए चाहिए। अगला लास्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है वीड कंट्रोल, और वीड कंट्रोल के अंदर हम जैसे वीड कंट्रोल कैसे करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड अदर। तो इस तरीके से वीड कंट्रोल के लिए भी पूरे के पूरे 2 वीडियो लेक्चर हमें चाहिए, अगर हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं। और अगर शॉर्ट में पढ़ते हैं तो एक वीडियो लेक्चर। यहां पर हम बात कर लेते हैं 2 वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसको कंप्लीट करवाऊंगा ताकि अच्छे से समझ आ सके। कितने वीडियो लेक्चर हो गए, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
मतलब पूरे के पूरे 8 वीडियो लेक्चर हमारे लगेंगे, जिसके अंदर हम वीड को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। फिर आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, बस आपका आंसर राइट होना चाहिए, गलत आंसर आपका नहीं होगा, अगर आप वीडियो को सारे के सारे लेक्चर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते हो तो। ये तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे आज मैंने आपको यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा वीड और कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर आप डायरेक्ट इसका जो थर्ड वीडियो लेक्चर या सेकंड वीडियो लेक्चर आएगा, अगर आप उसको देखोगे फिर आपको इतना समझ में नहीं आएगा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारे के सारे वीडियोस देखने हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, और फटाफट से बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और गाइस वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे घर बैठकर अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सके। भाई रजिस्टर ले लिया आप लोगों ने, रजिस्टर और पेन ये आप लोगों के हथियार हैं, आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहां पर हम ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे, तो बाकी को मैं रफ कर देता हूं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट, ठीक है गाइज। 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है और इसके मार्क्स है 3 नंबर के क्वेश्चन आपके यहां से पुटअप होते हैं। वीड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वीड वर्ड है, सबसे पहले इस शब्द का यूज किसने किया था। भाई ये वीडियो लेक्चर जो हमारा है जेट ICR BHU या फिर कंपटीशन एग्जाम के लिए है, इसीलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको नोट करवाऊंगा और आप नोट करते हुए चलना। तो वीड जो शब्द है, इसका यूज, इसका प्रयोग सबसे पहले किया था जेथ्रो टुल ने। किसने किया था? जेथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब जो जेथ्रो टुल है, इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने देखो जो टिलेज वर्ड है, टिलेज, जीरो टिलेज, ठीक है, जीरो टिलेज या टिलेज, इस वर्ड का यूज भी किसने किया था? जेथ्रो टुल ने किया था। इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी है, हॉर्स हॉइंग हस्बेंड्री, हॉर्स हॉविंग हस्बेंड्री बुक। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक भी लिखी है जेथ्रो टुल ने। अब यहां से जेथ्रो टुल से अगर आपका कोई क्वेश्चन पुटअप होता है ना, तो इनके बाहर नहीं जाएगा। अब देखो यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होता है। भाई सबसे पहले जो वीड वर्ड है, इसका उपयोग किसने किया? जेथ्रो टुल ने किया है। तो इनको फादर ऑफ वीड साइंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खरपतवार विज्ञान के जनक इनको बोला जाता है। तो आप नोट करते हुए चलना, फादर ऑफ, अगर क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ वीड साइंस किसको बोला जाता है, फादर ऑफ वीड साइंस किसको बोला जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेथ्रो टुल हो जाएगा। जीरो टिलेज के फादर, फादर ऑफ जीरो टिलेज, फादर ऑफ जीरो टिलेज, तो फादर ऑफ जीरो टिलेज भी किसको बोला जाता है? जेथ्रो टुल को बोला जाता है। हॉर्स हॉविंग हस्बेंड्री बुक के लेखक कौन है? तब भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेथ्रो टुल हो गया। तो हमारे जो ये 3 बेसिक क्वेश्चन हैं, ये तो अभी के अभी आप याद कर लो, मेरे साथ में याद कर लो, चाहे 3-4 बार बोल डालो एक बार। आप जहां पर भी बैठे हुए हो, जहां पर भी बैठकर पढ़ रहे हो, वहां पे बोलो कि फादर ऑफ वीड साइंस जेथ्रो टुल, फादर ऑफ जीरो टिलेज जेथ्रो टुल, और जो हॉर्स हॉविंग हस्बेंड्री है इस बुक के लेखक जेथ्रो टुल। एक क्वेश्चन आपका एक बार पहले पूछा गया है। अब हम बात करेंगे कि वीड क्या होता है, खरपतवार क्या होता है। तो चलिए आप नोट करते हुए चलना, मैं इसको रफ कर देता हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूं। भाई देखो लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, मैटर करता है कि आपको समझ में किस लैंग्वेज में आता है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश में समझाऊं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर गाइज? तो चलिए आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। डेफिनेशन में नॉर्मल डेफिनेशन है, ठीक है, हार्ड कोई डेफिनेशन नहीं है। वीड आर अनवांटेड प्लांट आप लिख सकते हो, या आप प्लांट लिख सकते हो, कि ठीक है ना, दोनों कोई बात नहीं है ऐसी। तो वीड की परिभाषा में लिखोगे, वीड आर अनवांटेड प्लांट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वीड एक क्या है? प्लांट है। गाइस यहां पर फोकस करना, वीड एक क्या है? प्लांट है। वीड आर अनवांटेड प्लांट। अब यहां पर आगे हम बात करते हैं, ग्रोविंग ऑफ एनी प्लेस एनी टाइम, ठीक है। आगे कैसे नोट करेंगे? ग्रोविंग ऑफ एनी प्लेस एनी
टाइम। समझ में आएगा मैंने यहां पर क्या लिखा, ध्यान से समझना, डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी अगर आपका पूरा फोकस यहीं पर रहेगा। तो मैंने लिखा वीड आर अनवांटेड प्लांट, मतलब जो वीड है, जो खरपतवार है, ये अवांछित पौधे हैं, ठीक है ना, अनवांटेड, हमारे लिए किसी काम के नहीं है। ग्रोइंग ऑफ एनी प्लेस एनी टाइम, मतलब एक किसी भी वक्त कहीं पर भी उग सकते हैं। ग्रोइंग आउट ऑफ लिखना, ठीक है ना, सॉरी यहां पर आप क्या लिखोगे, ग्रोइंग आउट ऑफ, यहां पर आउट भी लगा लोगे, ग्रोइंग आउट ऑफ एनी प्लेस, एनी प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम, एनी प्लेस एंड आउट ऑफ एनी टाइम, एनी टाइम। यह आपकी इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। मतलब वापस से समझना, वीड आर अनवांटेड प्लांट, वीड अवांछित पौधे हैं। ग्रोइंग आउट ऑफ एनी टाइम, जो कहीं पर भी किसी भी टाइम पर, ठीक है ना, किसी भी प्लेस पे, प्लेस लिखा मैंने यहां पर, तो किसी भी जगह पर, एंड आउट ऑफ एनी टाइम, किसी भी समय उग सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खरपतवार। अगर आप हिंदी में नोट करना चाहते हो तो आप हिंदी में नोट कर सकते हो, खरपतवार वे पौधे हैं जो अनचाहे स्थान पर बिना उगाए उग जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो आप, खरपतवार, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन में आपको यहां पर नोट करवा रहा हूं। खरपतवार वे पौधे हैं, वे पौधे हैं जो अनछाए स्थान व अनचाहे समय पर, उग जाते हैं। अब चलिए समझते हैं। मतलब जो खरपतवार हैं ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम नहीं उगाते, फिर भी उग जाएंगे, कभी भी किसी भी टाइम पर उग जाएंगे। ठीक है, उन पादपों को, होते तो पौधे ही है, और उन पादपों को हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। गाइस बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन क्लियर हो गया। वीड वर्ड किसने दिया, जेथरो टूल ने दिया। परिभाषा आप लोगों को याद हो गई होगी। अनवांटेड प्लांट होते हैं जो बिना चाहे कहीं पर भी किसी भी समय उग सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। क्लियर हो गया गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम यहां पर बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन, खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहां पर है, स्टार लगाना गाइस। खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, कहां पर स्थित है। तो गाइस कहां पर है, जबलपुर में है, और जबलपुर कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, जबलपुर, और जबलपुर आपका आता है मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लो। अगला क्वेश्चन, जो सर्वाधिक हानि होती है खरपतवारों से किस फसल में होती है। मैं बात कर रहा हूं भारत की, आउट ऑफ कंट्री हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना, जब जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आपके आउट ऑफ कंट्री का है। यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक हानि किस फसल में होती है, सर्वाधिक हानि किस फसल में होती है, सर्वाधिक हानि खरपतवारों से किस फसल में होती है, चलिए कमेंट कीजिए। तो किस फसल में होती है, धान में होती है। बट धान में भी कौन से धान में, देखो धान दो तरीके से उगाया जाता है, आप सबको पता है। एक तो पडलिंग क्रिया करके पानी खेत में भरेंगे, फिर हम धान को उगाएंगे पौध लगा के। एक होता है डायरेक्ट सीधी बुआई कर देते हैं ड्रिलिंग मशीन के द्वारा, और आजकल ये मेथड काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। सब कुछ क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग मेथड से सोविंग करते हैं, क्योंकि आजकल दवाइयां हैं काफी ज्यादा, खरपतवार की दिक्कत है नहीं, दवाइयों का स्प्रे करेंगे टाइम टू टाइम पे तो खरपतवार का कंट्रोल हो जाएगा, इसीलिए सीधी बुआई, ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्वाधिक जो हानि होगी वो किसमें होती है, धान में सीधी बुआई में, धान की सीधी बुआई में। लिखो यहां पर धान की सीधी बुआई में। अब गाइस यहां पर थोड़ा सा फोकस करना, धान की सीधी बुआई मतलब समझ रहे हो आप सभी, मतलब मैं बात कर रहा हूं जो ड्रिलिंग मशीन से हम क्या करते हैं, सोविंग करते हैं, ठीक है ना, उसमें सर्वाधिक क्या उगते हैं, खरपतवार उगते हैं, खरपतवार। अब जो खरपतवार उगते हैं तो आजकल जो मेथड जो पॉपुलर है वो कौन सा है, ये वाला ही है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं इस सेशन की, इस सेशन में ये वाला मेथड काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो भाई पडलिंग क्रिया, जो एक दूसरा जो धान होता है जिसको हम किस में लगाते हैं, पानी में लगाते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं पानी वाला धान, पानी वाला राइस। अब जो ये होता है तो पानी में क्यों लगाते हैं धान को, पडलिंग क्रिया क्यों करते हैं, इस चीज को आपने कभी नोटिस किया, तो पडलिंग क्रिया इसलिए करते हैं ताकि
जो जमीन है उसमें जितने भी छोटे छोटे रंध्र हैं वो सारे के सारे बंद हो सके सबसे पहले तो, ताकि पानी रुक जाए। ठीक है, अब जब पानी भरा रहेगा किसी भी खेत में तो उसमें कोई भी खरपतवार होगा ना तो उग नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि वो गल जाएगा। इसलिए धान के खेतों में हमेशा पानी भरा होता है। मतलब खरपतवार कंट्रोल के लिए, वीड कंट्रोल के लिए, खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं, जो धान की एक तरीके से बुआई है वो पानी में करते हैं। बट अगर खरपतवार का नियंत्रण हो सके बिना पानी के, भाई पानी होना चाहिए ना, जहां पर ही तो धान होगा, लेकिन बहुत सारे एरिया हैं जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, वहां पर लोग क्या करते हैं, तो वहां पर धान के लिए ये सीधी बुआई वाला मेथड अपनाते हैं और खरपतवार को कैसे कंट्रोल करते हैं, दवाइयों का स्प्रे करते हैं, जिससे खरपतवार कंट्रोल हो जाता है। तो गाइस ये ओराइजा सेटाइवा वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भाई जो फसल होती है किसान की उसमें हानियां सबसे होती है, कीट से भी होती है, रोग भी लगेंगे, गाय भैंस से भी आएगी, खरपतवार भी उगेंगे, फिजियोलॉजिकल या कुछ वातावरणीय कुछ कारक हो सकते हैं, वायुमंडलीय दशाओं की वजह से, इन सब की वजह से क्या होता है, नुकसान हो सकता है फार्मर को अपनी फसल में। अब जो सर्वाधिक जो नुकसान होता है फसलों के अंदर वो किससे होता है, तो दोस्तों वो होता है खरपतवार से। करीबन 30 से 35% जो नुकसान होता है प्रोडक्शन में, उत्पादन में, वो किसकी वजह से होता है, खरपतवार की वजह से होता है। गाइस आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, यहां पर आप नोट कर लो, नोट करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एक बार इसको दोबारा घर पर पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी भी आप घर पर ही पढ़ रहे हो है ना, बट ऐसा फील करो कि आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, ताकि बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि वाकई में हम पढ़ाई के लिए बैठे हैं और पढ़ाई के लिए हम सामने हमें सर पढ़ा रहे हैं, हमें नोट करना है, समझते हुए चलना है और अच्छे तरीके से हमें याद करना है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लो खरपतवारों से हानि, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खरपतवारों से हानि, कितनी हानि होती है दोस्तों, तो कितनी होती है, 30 से 35% होती है। परसेंटेज आपके लिए दिया जाएगा और आपको राइट आंसर लगाना है। तो गाइस ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक वीड के बारे में मैंने बता दिया, मतलब जो ये वाला क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि जो खरपतवार होता है इसकी क्या विशेषताएं होती है, भाई इतना क्यों मजबूत है, ये फसल से काफी ज्यादा ताकतवर होता है खरपतवार। ये एक तरीके से आप इसको ऐसा समझ सकते हो जैसे गुंडा होता है ना, उस तरीके से आप इसको समझते हो। ये फसलों से लड़ता है, झगड़ता है, पोषक तत्वों के लिए, पानी के लिए, कुछ आप डाल रहे हो उसमें उनसे, उनके लिए, ताकि ये चाहता है कि सब कुछ मैं ले लूं और मैं अपनी वृद्धि अच्छे से करूं। ये ताकतवर आदमी है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, कितनी ताकत इसके अंदर है और अन्य क्या विशेषताएं हैं, सारी की सारी विशेषताएं अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो भाई मैं साइड में हो जाता हूं, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और गाइस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर करते रहो कंटिन्यू, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट लाइव जुड़ सके और घर बैठ के अपनी तैयारी कर सके। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे हम बात करेंगे विशेषताओं की, कि जो खरपतवार होते हैं, जो वीड हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो टॉपिक डालो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड, खरपतवार की विशेषताएं। आपको खरपतवार बिल्कुल पूरा पढ़ा के जाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, बस आपका पूरा ध्यान कहां पर होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। खरपतवार की विशेषताएं इंग्लिश वाले लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड, मैं यहां पर हिंदी में लिख देता हूं, खरपतवार, खरपतवार की विशेषताएं। विशेषताएं भाई 12th क्लास है तो अच्छे से समझना और अच्छे से नोट करते हुए चलना। इन विशेषताओं में करीबन मैं आपको खरपतवार की 12 से 13 विशेषताएं बताऊंगा, ठीक है ना। इनमें से कम 1 दर्जन जो विशेषताएं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 12 विशेषताएं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको बहुत सारी विशेषताएं मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारे लिए काम की है वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए नोट करते हुए चलना और एग्जाम्पल साथ में समझते हुए चलना, याद करते हुए चलना। सबसे पहली विशेषता, आप पहले तो नोट कर लो, नॉर्मल मतलब नोट कर रहे हो आप, अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट करो। फसल की अपेक्षा उगने, बढ़ने, विस्तृत क्षेत्र में फैलाव की क्षमता आदि अधिक पाई जाती है खरपतवार के अंदर। दोबारा बोलो भाई लाइन को, फसल की अपेक्षा, जो फसल होती है हमारी उसकी अपेक्षा इसमें उगने की, बढ़ने की और विस्तृत तरीके से फैलने की जो क्षमता होती है वो अधिक पाई जाती है। क्लियर हो गया। अब इसमें सबसे पहली विशेषता लिखो, सबसे पहली विशेषता बीज उत्पादन अधिक होना, ग्रेटर सीड प्रोडक्शन। सबसे पहली विशेषता बीज उत्पादन अधिक होना, बीज
बीज उत्पादन अधिक होना। इंग्लिश वाले लिख लेना ग्रेटर सीड प्रोडक्शन। भाई मैं इंग्लिश में क्यों नहीं लिख रहा यहां पर, क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट ज्यादा होते हैं एग्रीकल्चर के, और समझ में आप लोगों को आ जाता है। वो इंग्लिश वाला जो होता है उसको भी हिंदी में समझ में आ जाएगा, बट जो हिंदी वाला होता है अगर उसके लिए इंग्लिश में लिख दिया फिर उसके लिए समझना एक तरीके से भारी पड़ जाता है। इसलिए आप समझते हुए चलना, बीज उत्पादन अधिक होना। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस विशेषता का क्या मतलब है? इस विशेषता का मतलब है, देखो कोई भी फसल आपने ले ली, ठीक है, गेहूं की अगर मैं बात करूं तो गेहूं का जो एक स्पाइक होता है, स्पाइक आप जानते हो ना, गांव में बोलते हैं उसको दंगी बोलते हैं, ठीक है। उसमें कितने दाने होते होंगे, आप लोगों ने गिने कभी? उसके अंदर दाने कितने होते होंगे? दाने होते हैं उसके अंदर 60 से 70 80 दाने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे गेहूं में सपोज करो 5 स्पाइक है तो 400-500 के आसपास दाने हमारे पास हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं खरपतवार की, तो जो खरपतवार होता है ना उसमें इसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा दाने होते हैं, और जितने ज्यादा दाने होंगे उतना ही ये अपना प्रोडक्शन करता है, मतलब उतना ही ये फैलाव करेगा। तो यहां पर इसके अंदर आप उदाहरण लिख सकते हो कि कौन कौन से खरपतवार है। जो खरपतवार होते हैं ना उनमें लाखों की संख्या में दाने होते हैं। एक पादप की बात कर रहा हूं मैं, एक पादप की बात कर रहा हूं। जैसे लिखो यहां पर जंगली चौलाई, एग्जाम्पल लिखना है इसमें, एग्जाम्पल जंगली चौलाई। जो जंगली चौलाई है ये एक खरपतवार है, और इसमें अगर मैं बात करूं दानों की कि कितने दाने होते हैं, तो इसमें 1,96,000 दाने होते हैं। कितने दाने होते हैं? 1,96,000 दाने प्रति पादप। इतने सारे दाने होते हैं। एक पौधे की बात की है मैंने, सिर्फ एक पौधे की। तो सोचो जिस जगह पे ये पौधा उगेगा, सपोज करो यहां पर जंगली चौलाई उग गया, अब इसमें बीज बन गए। अब सोचो ये बीज यहां पर कितने सारे गिरेंगे, 1,96,000 में से, और नहीं तब भी 1,20,000 तो नीचे जमीन में रह जाएंगे, और जैसे इसको अपनी अनुकूल दशाएं मिलेगी ये उगने लग जाएंगे। तो इसमें बीज काफी ज्यादा होते हैं, एक पौधे के अंदर ही बहुत सारे बीज होते हैं। तो यहां पर उदाहरण लिखेंगे क्योंकि आपके जेट आईसीआर में डायरेक्ट उदाहरण दिया जाता है कि बताइए इसमें कितने दाने होते हैं, इसमें कितने बीज होते हैं। तो जंगली चौलाई का याद कर लो 1,96,000। इसके बाद में मकोए, और मकोए में होता है, मकोए में होते हैं 1,75,000 दाने सीड बीज प्रति प्लांट। अगला एग्जांपल लिखो बथुआ जानते हो ना भाई, गांव में जिसको बाथड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गांव में? बाथड़ी, ठीक है। तो बथुआ की मैं बात कर रहा हूं। बथुआ के अंदर होते हैं बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, इनके बोटानिकल नेम साइंटिफिक नेम सब याद करवाऊंगा, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर वीड का कुछ हम नहीं छोड़ेंगे, सब याद करेंगे। इसमें होते हैं 72,000, कितने होते हैं? 72,000 सीड या दाने प्रति पादप होते हैं। गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है? इतने दाने एक पौधे के अंदर होते हैं। अगला एग्जांपल लिखो अमर बेल, और अमर बेल मतलब है कि ये अमर है, ठीक है ना। अमर बेल, और अमर बेल में जो बीज होते हैं वो होते हैं 16,000। एक पौधे के अंदर कितने होते हैं? 16,000 दाने प्रति पादप होते हैं। अगला आता है हमारे पास यहां पर गाजर घास और सत्यानाशी। गाजर घास को तो आप सब लोगों ने देखा होगा, चलिए मैं दिखाता हूं, नहीं देखा तो। गांव में आप लोगों ने देखा होगा रोड के किनारे पर एक मतलब एक तरीके से रूखड़ी टाइप होती है, ठीक है, जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं, जिसको हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांग्रेस ग्रास या गाजर घास। अब आप लोगों ने गांव में सुना होगा कि यार मैं उस रूखड़ी को एक तरीके से मैंने छू लिया या मैंने हाथ लगा लिया, उसकी वजह से मेरे चर्म रोग हो गया, दाद खाज खुजली वगैरह हो गई। उसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? कांग्रेस ग्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांग्रेस ग्रास या गाजर घास बोलते हैं। गाजर घास क्यों बोलते हैं भाई? डेकस स्पीसीज, गाजर को आप लोगों ने देखा होगा, डेकस केरोटा। अब जो गाजर होती है उसका जो ऊपर पौधा बनता है, गाजर भाई ऐसे तो द्विवर्षीय पादप है। अगर आपको सिर्फ गाजर उगानी है सब्जी के लिए तो 1 वर्षीय पादप है, लेकिन अगर आपको गाजर के बीज प्राप्त करने हैं तो दूसरे साल अगर आप उसको देखोगे ना तो उसका जो पौधा होता है वो भी किसकी तरह बनता है? गाजर घास की तरह बनता है, ठीक है। इसीलिए इसको गाजर घास बोला गया है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं गाजर घास में, लिखो आप यहां पर गाजर घास और सत्यानाशी, ठीक है ना। सत्यानाशी, गाजर घास और सत्यानाशी, इन दोनों के अंदर एक पौधे के अंदर ही 5,000 बीज होते हैं। कितने बीज होते हैं? 5,000 बीज प्रति प्लांट। कितने बीज होते हैं? 5,000 बीज प्रति प्लांट होते हैं। इसके अलावा ओराबेंकी, सरसों का खरपतवार, ठीक है। ओराबेंकी
ये भी एक इंपॉर्टेंट खरपतवार है, ओरा बेंकी। और इसका तो पूछो ही मत, इसके खरपतवार जो है खरपतवार है इसमें आधे करोड़ दाने होते हैं। कितने होते हैं? आधे करोड़ सीड प्रति प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये अभी सिर्फ मैंने आपको खरपतवार की एक विशेषता बताई है, खरपतवार की सिर्फ एक विशेषता मैंने आपको बताई है। एक विशेषता में क्या देखा? बीज उत्पादन अधिक होता है, और आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना अधिक होता है। जंगली चौलाई के अंदर 1,96,000, मकोई के अंदर 1,75,000, बथुआ के अंदर 72,000, अमरबेल के अंदर 16,000, गाजर घास और सत्यानाशी में 5,000, ओरा बेंकी में आधा करोड़। तो ये पहली विशेषता हमारी हो गई। आई होप आप लोगों ने इसको नोट किया होगा। नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरी विशेषता की हम बात करेंगे। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, और दूसरी विशेषता हम यहीं पर लिख देते हैं, छोटी सी है, ठीक है ना। दूसरी विशेषता, और दूसरी विशेषता क्या है? गहरी जड़ें होना। जो खरपतवार होते हैं उनकी जड़ें फसलों की अपेक्षा ज्यादा डीप होती है, गहरी होती है, डीप रूट, डीप रूट, ठीक है ना। गहरी जड़ें होना लिखो इसमें, गहरी जड़ें होना, डीप रूट। अब यहां पर गहरी जड़ें होने का क्या मतलब है? जो खरपतवार होते हैं उनमें क्या होती है? 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक जड़ें होती है, 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक क्या होती है? डीप रूट होती है, जिसकी वजह से इसका पौधप, इसका जो पादप होता है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डीप रूट, ये भी इसकी क्या है? एक विशेषता है। अधिक बीज उत्पादन हुआ, ये भी इसकी क्या है? एक विशेषता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगली विशेषता की बात करते हैं। अगली विशेषता हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, बीजों की अधिक जीवन क्षमता। थर्ड में लिखना, बीजों की अधिक जीवन क्षमता, बीजों की अधिक जीवन क्षमता। मतलब इनका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल उसके एक तरीके से टाइम, लाइफ साइकिल तो अलग हो गया। जो बीज है, बीज उसकी वायबिलिटी, क्यों कितने समय तक, 2-5 साल तक अगर आप उसको रख दोगे ना फिर भी वो उग जाता है, जबकि फसल का नहीं उगता है। तो इसकी बीजों की जो जीवन क्षमता है वो अधिक होती है। कितनी होती है? कितनी अधिक होती है, इस चीज को समझो आप, ठीक है ना। इतनी अधिक होती है जितना कि आप नहीं सोच सकते, ठीक है। अभी देखेंगे हम यहाँ पर कितना होता है। करीबन 50 वर्ष, मतलब 50 वर्ष जब आप इतने से थे, सपोज करो आपका जन्म हुआ और उस टाइम पे कोई खरपतवार के बीज आपके घर वालों ने रख लिए साइड में, और आप 50 साल के हो गए, और जब अगर आप उन बीजों को उगाते हो तब भी वो बीज उग जाएंगे। तो जीवन क्षमता कितनी अधिक हो गई? काफी ज्यादा हो गई। जबकि हमारे फसली पौधों में क्या होता है? फसली पौधों में समझो इधर थोड़ा सा, यहाँ पर अगर आप 100 दानों भी रखते हो ना, जैसे सपोज करो सोयाबीन के 100 दाने हमारे पास है, अब आपने 1 साल रख लिए, अब दूसरे साल अगर आप इसकी बुआई करोगे ना तो इनमें से 80 दाने उगेंगे, 70 से 80, तो कम हो गई ना जीवन क्षमता। अगर 5 साल बाद उगाओगे ना तो इनमें से 20 ही दाने उगेंगे, तो जीवन क्षमता तो कम हो गई। लेकिन इनकी जीवन क्षमता ज्यादा है, इनकी जीवन क्षमता ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 50 वर्ष है। तो लिखो 50 वर्ष किस किस की है? एक तो बथुआ की है, बाथड़ी, और जंगली चौलाई और हिरनखुरी। बथुआ एग्जाम्पल में लिखो, बथुआ है, और जंगली चौलाई और हिरनखुरी। इनकी जीवन क्षमता जो है वो है 50 वर्ष। कितनी है? 50 वर्ष तक इनके बीज जीवित रहते हैं। आगे मैं बात करूं मोथा, तो इसकी है 20 वर्ष। इसकी कितनी है जीवन क्षमता? 20 वर्ष है। तो यहां पर ये विशेषताएं हो गई खरपतवार की। एक तो विशेषता बीज उत्पादन अधिक होना, बार बार रिपीट क्यों करवा रहा हूं? ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो सके, ठीक है ना। बीज उत्पादन अधिक होना, गहरी जड़ें होना, और बीजों की अधिक जीवन क्षमता होना। क्लियर हो गया? लॉन्ग लाइफ साइकिल। अगला आता है हमारे पास यहां पर फसल व खरपतवार के बीजों में समानता, ठीक है। अगला लिखेंगे हम यहां पर, अगली विशेषता फसल व खरपतवार के बीजों में समानता। 4th नंबर पे फसल व खरपतवार के बीजों में समानता, सिमिलरिटी ऑफ सीड, क्रॉप एंड वीड, ठीक है। मतलब कुछ बीज तो ऐसे होते हैं खरपतवारों के जो बिल्कुल कैसे दिखेंगे आपको? बिल्कुल फसल के जो दाने होते हैं उनके जैसे दिखाई देते हैं। मतलब बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम उनको कैसे पहचानें, अलग कैसे करें। तो यहां पर हम डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जो खरपतवार होते हैं बिल्कुल फसल के दानों के समान होते हैं। जैसे जो
जो सत्यानाशी के जो बीज होते हैं, सत्यानाशी के जो दाने होते हैं ना, वो सरसों के दानों के समान होते हैं। तो हम पहचान नहीं पाते, जब बुआई करते हैं तो सत्यानाशी की भी बुआई हो जाती है और हमारे सरसों की भी बुआई हो जाती है, मस्टर्ड ब्रेसिका स्पीसीज, ठीक है। तो मतलब हम समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो एक जैसे होते हैं। तो ये भी एक क्या है, विशेषता हो गई भाई, खरपतवार की विशेषता हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। तो यहां पर नोट करना, जैसे सत्यानाशी के बीज किसमें मिल जाते हैं, सरसों में। एग्जाम्पल में लिखना, एग्जाम्पल सत्यानाशी के बीज अब किसके दानों के समान होते हैं, सरसों के दानों के समान होते हैं। किसके दानों के समान होते हैं, सरसों के दाने के समान होते हैं। मतलब इनका आकार, आकृति, रंग रूप सेम होता है, ठीक है। आप इसमें लिख लो आकार और जो आकृति होती है वो इनके जैसी होती है, ठीक है। पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बरसीम में कासनी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बरसीम में कासनी के बीज, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो दोनों बीज है, एक तो कासनी है, एक सत्यानाशी है। सत्यानाशी किससे मैच करते हैं, सरसों से मैच करते हैं, और कासनी के किससे मैच करते हैं, बरसीम से। और बरसीम क्या है गाइज, बरसीम किंग ऑफ फोडर क्रॉप है। क्या है, किंग ऑफ फोडर क्रॉप, मतलब चारे वाली फसलों का राजा। अब बच्चे बोलेंगे कि रानी कौन है, तो रानी भी बताएंगे भाई आपको, ठीक है। राजा बरसीम है तो रानी रिजका है, ठीक है ना। राजा रानी दोनों याद रखना, भूलना मत बिल्कुल। जो भी आप यहां पर देख रहे हो ना, कभी नहीं भूलना आप लोगों को, पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। तो 4 विशेषताएं हमने यहां पर देख ली, आगे हमने और विशेषताएं हम देखेंगे, 8 या 9 विशेषताएं और है अभी। आप लोग कंटिन्यू वीडियो को लाइक करते रहो और अधिक से अधिक शेयर करते रहो। अभी तो हमने बस थोड़ा सा पढ़ा है, जिसमें हमारे करीबन 30 मिनट की क्लास हो गई। अब हम अगली जो विशेषता आती है उसको यहां पर लिखेंगे। इसको रफ कर देता हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, अगर नहीं लिया तो ले लिया, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, खरपतवार की विशेषताएं, और 4 विशेषताएं हमने देखी। 5वीं विशेषता डालो, बीजों पर सुरक्षा आवरण। अगली हेडिंग, बीजों पर सुरक्षा आवरण। प्रोटेक्शन कवर ऑन सीड, बीजों पर, विशेषता की बात कर रहे हैं हम, विशेषताएं, और विशेषताओं में 5वीं विशेषता है बीजों पर सुरक्षा आवरण। 5वीं, बीजों पर सुरक्षा आवरण, मतलब जो खरपतवार के बीज होते हैं, कुछ बीज तो ऐसे होते हैं उनके ऊपर सुरक्षा के लिए कांटे लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, कांटे लगे रहते हैं। अब उन कांटों से फायदा क्या होता है, कोई भी पशु और कोई भी इंसान उनके पास नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, डर लगता है। दूसरा, अगर उनको छू लेगा तो हाथों में कुछ चर्म रोग वगैरह हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ खरपतवार तो ऐसे होते हैं कि उनकी सुरक्षा वो खुद ही करते हैं। तो यह क्या होगी, विशेषता होगी। इसमें नोट करो आप यहां पर, जैसे सत्यानाशी, गोखरू, इन पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, सख्त बाल लगे होते हैं, जो क्या करते हैं भाई, सुरक्षा करते हैं मनुष्यों से और पशु से। एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखो, सत्यानाशी हो गया, गोखरू, इनके जो बीज होते हैं उन पे क्या लगे रहते हैं, कांटे एवं सख्त बाल, जिनकी वजह से क्या होते हैं, जो गाय है, मतलब पशु लिख देते हैं हम डायरेक्ट यहां पर, पशु व इंसान उनके पास नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये भी एक क्या हो गई, खरपतवार की विशेषता हो गई। अगली विशेषता हम यहां पर देखेंगे 6 नंबर पे। 6 विशेषता आती है हमारे पास यहां पर, वानस्पतिक प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इंपॉर्टेंट है, वानस्पतिक प्रवर्धन, इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या मतलब है, समझो। यहां पर कुछ खरपतवार तो दोस्तों ऐसे होते हैं, हम बन जाएंगे समझदार, ठीक है। मतलब कैसे, जैसे खरपतवार है, खरपतवार जैसा ही लग रहा है ना भाई, ठीक है। अब जैसे खरपतवार है, अब आप लोगों ने क्या किया कि इसके 15 से 20 दिन बाद क्या आएंगे, इसमें बीज आएंगे, बीज बनेंगे। और आप लोगों ने क्या किया कि बीज बनने से पहले ही हम इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। काट दिया, आपने तो सोचा कि कंट्रोल करेंगे हम।
अब आप लोगों ने ये काट दिया, बट कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है। इस प्रोपोगेशन में क्या होता है कि ये किसी भी भाग से वापस वृद्धि कर सकता है, नया पौधा बना सकता है, जैसे तना, जड़, पत्ती आदि के द्वारा नए पौधों का निर्माण कर लेता है। जैसे सपोज करो आपने यहां से हटा के कहां डाल दिया, दूसरी जगह पे डाला। सपोज करो ये नॉर्मल घास है, ये दूब घास है, अब आपने यहां से हटा के इसको इधर डाल दिया तो यहां पर भी उगने लग जाएगी, ठीक है ना। तो समझदार है ये काफी ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोपोगेशन पाया जाता है। तो इस तरीके का एक तरीके से जो पॉइंट है हमारे पास, ये भी क्या है, खरपतवार की विशेषता है, वानस्पतिक प्रवर्धन इनके अंदर पाया जाता है। तो हम इसमें नोट करेंगे, बीज बनने से पहले अगर हम नष्ट कर देते हैं तने को, तब भी वानस्पतिक भागों से क्या कर लेता है, वो वानस्पतिक भागों से अपना वापस पौधा बना लेता है। भाई आप नोट कर लो बिल्कुल डिटेल में, अगर नोट करना चाहो तो। एग्जाम्पल लिखो, मोथा। एग्जाम्पल मोथा, जो मोथा होता है वो ट्यूबर के द्वारा ट्यूबर्स के द्वारा क्या करता है, वानस्पतिक प्रवर्धन करता है। इसके अलावा अमरबेल किसके द्वारा करती है, तने के द्वारा करती है, स्टम के द्वारा करती है, तना हो गया, और एक्सेट्रा। तो हमारे पास जो दोनों एग्जाम्पल हैं, इनसे हमने क्या देखा कि इनमें वानस्पतिक प्रवर्धन पाया जाता है, मतलब काट के फेंक दोगे फिर भी जो इसके भाग बचे हुए हैं, जड़, तना, पत्तियां, उनसे नया पौधा बन जाता है। क्लियर है गाइज। आगे बढ़े, अगला हमारे पास आता है वानस्पतिक प्रवर्धन के बाद में प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि। विशेषता, प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि, मतलब ऑल टाइप ऑफ जो सॉइल होती है उनमें ये ग्रोथ कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि, जो खरपतवार होते हैं सभी प्रकार की मृदाओं में वृद्धि कर सकते हैं, उग सकते हैं। जैसे मिट्टी अम्लीय हो, जैसे मिट्टी क्या हो, अम्लीय एसिडिक सॉइल हो, या फिर क्षारीय हो, या फिर लवणीय हो। चलो ये तो छोड़ो, अम्लीय भी छोड़ो, क्षारीय भी छोड़ो, लवणीय भी छोड़ो, ये तो जलमग्न जमीन में भी उग जाता है। जलमग्न जमीन मतलब समझ गए, जहां पर पानी भरा रहता है, तो जलमग्न लिखो। या जहां पर सूखी पड़ी है, बंजर भूमि है, उसमें भी उग जाए। अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, और हम यहां पर लिखेंगे और जलमग्न व बंजर भूमि, इनमें भी आसानी से उग जाता है। इसके एग्जाम्पल लिखो। दोस्तों लाइट गई, मैं थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा हो अगर तो हम कंटिन्यू क्लास करें, अन्यथा हम इसको बाद में करेंगे। 7 विशेषताएं हमने देख ली, चलिए देख लेते हैं फटाफट से, है ना। थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस तो बढ़ा दी मैंने, लाइट की प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रत्येक प्रकार की मृदा में उग जाता है, जैसे जलमग्न में जलकुंभी वगैरह उग जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से खरपतवार है। अगली विशेषता हम देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, 8वें नंबर की, मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, 8वीं विशेषता, मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, मतलब बुरा इफेक्ट, बेड इफेक्ट डालते हैं कुछ खरपतवार मनुष्य के स्वास्थ्य पर। कैसे डालते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो कांग्रेस घास है, अगर आप उसको छू लेते हो तो कुछ इंसानों के अंदर उससे एलर्जी होती है, अस्थमा होता है, चर्म रोग होते हैं। तो एक तरीके से बुरा प्रभाव डालते हैं। इसकी वजह से जो इंसान होते हैं वो उस खरपतवार के पास भी नहीं जाते हैं, और उसको अपनी ग्रोथ आसानी से कर सकता है। जब कोई इंसान उसके पास नहीं जाएगा, उससे डरेगा, तो आसानी से वो अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है। क्लियर है गाइज। तो यहां पर आप इसमें लिखो गाजर घास एलर्जी, चर्म रोग पैदा करती है। एग्जाम्पल में गाजर घास ये क्या करती है, एलर्जी पैदा करती है, एलर्जी या चर्म रोग, इस तरीके से आप लिख सकते हो। आगे बात करते हैं अगली विशेषता की। अगली विशेषता 9 नंबर पे, और दिखाई दे रहा है गाइस आप सभी को, भाई लाइट चली गई, ठीक है ना। 9 नंबर पे शीघ्र प्रकीर्णन, मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखो जो खरपतवार होते हैं दोस्तों, इनके जो बीज होते हैं, खरपतवार के जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के।
अब हल्के होने के कारण आसानी से उनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, मतलब हवा के माध्यम से वो कहीं पर भी आ जा सकते हैं। थोड़ी सी हवा चलेगी जिसमें उड़ेंगे, दूसरी जगह पे जाके गिर जाएंगे तो वहां पर रुक जाएंगे। तो इनमें एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, एक तरीके से फैलने की जो है, हल्के बीज होने के कारण आसानी से कहीं पर चल जाएंगे। जैसे यहां पर लिखो, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। देखो, और इसके अलावा कुछ खरपतवार होते हैं, कुछ खरपतवार तो कैसे होते हैं कि उनके ऊपर छोटे छोटे रोम या कांटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे रोम या कांटे होते हैं। उनकी सहायता से क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई एनिमल इस तरीके से निकल रहा है तो उसके जो एक तरीके से त्वचा होती है, जो उसका पेट होता है, उसके जो पैर होते हैं उनकी चिपक जाते हैं उन कांटों और रोम की वजह से। अब वो दूसरी जगह पे पशु जाएगा तो वहां पर चल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से पहुंच जाते हैं। इसीलिए खरपतवार काफी तेजी से फैल रहे हैं। तो एक तो ये इनकी इंपॉर्टेंट विशेषता हो गई। अगली विशेषता की बात कर लेते हैं, 10 नंबर। अगली विशेषता हमारे पास है कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता की अधिकता। कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता की अधिकता। गाइस, जो खरपतवार होते हैं इन पे मतलब कीटों का भी इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और रोग भी इन पे नहीं लगते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग होती है। इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है कीटों से लड़ने की, रोगों से लड़ने की, वो क्षमता काफी अधिक होती है। तो फसल में क्या होता है, कोई भी खरपतवार उग गया, कोई भी कीट आ गया तो चट कर जाएगा वो तो उसको, ठीक है ना। कोई रोग लग गया तो पूरी फसल को बेकार कर देगा। इनके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसमें हमने यहां पर लिख लिया कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो भी मैंने बोला है आप उसको नोट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं अगली विशेषता। और अगली विशेषता हमारे पास आती है खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। खरपतवार फसल प्रतियोगिता, वीड क्रॉप कंपटीशन आप इसमें लिख सकते हो। अब देखो, इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में क्या करता है, जो खरपतवार प्रतियोगिता तो आप सभी जानते हो ना, कोई भी दो पार्टियों के बीच होती है। अब यहां पर किस किस के बीच हो रही है, खरपतवार और फसल के बीच हो रही है, खरपतवार और फसल के बीच। अब इस प्रतियोगिता में क्या होता है, जो खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे प्रकाश आया तो प्रकाश को भी ले लेते हैं। ठीक है, कोई नमी है, जैसे सपोज करो यहां पर नमी है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। एक तो प्रतिस्पर्धा करेंगे प्रकाश के लिए, बंदर आ गए क्या, एक तो प्रतिस्पर्धा करेंगे प्रकाश के लिए, नमी के लिए। ठीक है, 1 मिनट आएगा इसमें, बंदर परेशान करते हैं यार यहां पर जहां पर मैं रहता हूं। तो गाइस कहां पर थे हम, खरपतवार फसल प्रतियोगिता, प्रकाश नमी, बंदर थे 8-10 बंदर थे बाहर। तो प्रकाश के लिए प्रतियोगिता करते हैं, नमी के लिए प्रतियोगिता करते हैं और पोषक तत्व के लिए, पोषक तत्वों के लिए प्रतियोगिता करते हैं। मतलब ये तो है खरपतवार का पादप और इसके पास में हमारे पास है एक फसली पादप। अब आपने यहां पर इन तीनों पॉइंट को समझते हैं। प्रकाश आएगा तो प्रकाश भी खरपतवार लेगा। तो अगला आता है नमी। सपोज करो यहां पर नमी है, क्या है, नमी। अब इस नमी को क्या करेगा, ये नमी किसके लिए है, पौधे के लिए है, पौधे के लिए फायदेमंद रहेगी, बट ये क्या करेगा, खरपतवार इसको ले लेगा। तो एक तरीके से इसके तो कमी पड़ी ना, इसके लिए तो एक तरीके से नुकसान हुआ। तो ये चीजें करता है, प्रतियोगिता करता है। दूसरा पोषक तत्व, सपोज करो यहां पर आपने डाल दिया यूरिया या कोई भी खाद डाल दिया, फर्टिलाइजर डाला, ये फर्टिलाइजर डाला। अब फर्टिलाइजर किसके लिए डाला, पौधे के लिए डाला आपने, तो फसल के लिए। बट खरपतवार क्या करेगा, इसको भी ले लेगा, आधा ये ले लेगा। तो एक तरीके से इसके तो कमी पड़ रही है, अगर पूरा इसको मिले तो प्रोडक्शन अच्छा होगा कि नहीं होगा। इसी वजह से 30 से 35% जो हानि होती है फसलों में वो किसकी वजह से होती है, खरपतवार की वजह से होती है। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता आती है 12 नंबर पे। और अगली विशेषता हमारे पास है यहां पर खाद पानी की न्यून आवश्यकता। खाद पानी की न्यून आवश्यकता, मतलब
पौधे में तो क्या होता है, देख आपने कोई फसल देखी होगी, सपोज करो ये फसल हमारी उगी हुई है किसी खेत में, अगर आप उसमें खाद पानी नहीं डालोगे ना तो पौधे बिल्कुल जाने के से मरेले मरेले से उगेंगे, मतलब बिल्कुल स्ट्रोंग नहीं होंगे वो पादप, ठीक है। बट खरपतवार के लिए अगर आप खाद मत दो, पानी मत डालो, फिर भी बिल्कुल स्ट्रोंग तरीके से वो खड़ा रहता है। तो ये किसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई हमारे पास। अगली विशेषता की बात कर लेते हैं, लास्ट, गर्मी भी बढ़ गई यार, लास्ट बात कर लेते हैं 13 विशेषता, 13 नंबर पे। और 13 जो कैरेक्टरिस्टिक है वह है शीघ्र व शीघ्र परिपक्वता, ठीक है ना, शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता। मतलब जो खरपतवार के बीज होते हैं वो फसलों के बीज के पहले ही क्या करेंगे, तेजी से वृद्धि करेंगे और अपना जीवन चक्र, मतलब परिपक्वता से मतलब है जल्दी से पक जाएंगे, जीवन चक्र मतलब परिपक्वता से मतलब है जल्दी से पक जाएंगे। करीबन जैसे मैं यहां पर बात करूं, गेहूं के अंदर आप लोगों ने देखा होगा गेहूं सा उगता है, क्या उगता है, गेहूं सा। अब जो गेहूं सा होता है इसको गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, फेलेरिस माइनरिस का साइंटिफिक नेम है, ये सब कुछ हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो खरपतवार है ये 60 से 70 दिन में अपने बीज उत्पादित कर देता है और खेत में गिरा देता है, जबकि गेहूं से पहले ही हो गई, गेहूं तो तब तक पकते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, शीघ्र वृद्धि और शीघ्र परिपक्वता हमारी विशेषता हो गई खरपतवारों की। तो गाइज अभी हमने यहाँ पर कितनी विशेषताएं देखी, 13 विशेषताएं देखी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आज के वीडियो लेक्चर में हमने वीड को समझा कि वीड क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषताएं हमने देखी। आई होप आप लोगों को सारी की सारी विशेषताएं और वीड और पूरा वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसका अगला पार्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, जो मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोमे, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए।